जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत ने अदन के तट पर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर तैनात किया। अमेरिकी सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की लंबी दूरी के आक्रमण विमान प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मिस्र के चुनाव में फतेह अल सीसी ने हैट्रिक लगाई, लगातार तीसरी बार बने राष्ट्रपति। यूक्रेन में अमेरिकी पैट्राइट ने मार गिराई रूसी ब्रह्मोस किंजल मिसाइल। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो कि 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। और भारत अब इस जेट के लिए इंजन को चयन करने वाला है, इंजन को सिलेक्ट करने वाला है। डीआरडीओ की जीटीआरई संभावित भागीदारों के साथ बातचीत कर रही है और देखा जा रहा है कि यहाँ पर फ्रांस का जो साफरान है वो काफी आगे है। एएमसी प्रोग्राम में लगभग 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की जरूरत है, जो वर्तमान में भारतीय फाइटर जेट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंजनों से काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए भारत एएमसीए प्रोग्राम के लिए इंजन बनाने के लिए एक विदेशी पार्टनर के साथ सहयोग को तलाश कर रहा है। अब कुछ खबरें ये आ रही है कि साफरान वर्तमान में इंजन साझेदारी के लिए आगे बढ़ा है और इस तरीके से भारत का फ्रांस के साथ अगर इंजन बनाने में सहयोग होता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। यानी कि साफरान अब भारत के इंजन प्रोग्राम में सबसे आगे की सीट पर बैठ गया है। हालांकि इस रेस में ब्रिटिश की रॉल्स रॉयस भी बनी हुई है। कंपनी ने अपने EJ200 की पेशकश भारत को कर रखी है और इसीलिए अभी इस कंपटीशन में रॉल्स रॉयस को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। और भारत जिस भी विदेशी भागीदार को चुनेगा वो भारत के सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस HAL के साथ स्थानीय स्तर पर इन इंजनों का निर्माण करेगा। और आप सब जानते भी हैं कि HAL के पास पहले से ही जेट इंजन प्रोडक्शन के लिए एक आवश्यक अनुभव भी है और एक बुनियादी ढांचा भी रहा है, क्योंकि HAL ने लाइसेंस के तहत AL31F और RD33 जैसे इंजनों को सफलतापूर्वक तैयार किया है। और एक बार ये जो इंजन सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है तो 2024 के मध्य तक अंतिम निर्णय लिया जा सकता है कि किसको चुना जाता है। ये एएमसीए प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों, जिससे कि इंजन के विकास और उसके बाद फाइटर जेट में इंटीग्रेशन का जो मार्ग है वो आगे तय किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि जो हमारा टेडबीएफ है उसका एक पोस्टर प्रदर्शित किया था, जिसमें कि इसके डिजाइन में कुछ परिवर्तन देखा गया। और ये जो परिवर्तन है उसमें स्टेल्थ राउंडेड नोज कोन दिखाई दे रही है और इस नए डिजाइन में कैनार्ड और डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स वो पहले के समान ही बरकरार हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अंतिम डिजाइन है, जो कि इस प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलने के बाद उत्पादन में ये प्रवेश करेगा। टेडबीएफ प्रोग्राम की अनुमानित लागत करीबन 14,000 करोड़ रुपए है। नया डिजाइन विशेष रूप से इसके समग्र आकार और कैनोपी लेआउट में डैसॉल्ट राफेल लड़ाकू जेट के समान दिख रहा है। हालांकि टेडबीएफ में DSI इनटेक की सुविधा होगी, जो कि राफेल फाइटर जेट में नहीं है। ये जो नया डिजाइन है दोस्तों वो इस और भी इशारा करता है कि टेडबीएफ और राफेल मरीन के बीच थोड़ी बहुत समानता हो सकती है। आपको बता दें कि टेडबीएफ का एक बेहतर ऑप्टिमाइज्ड DSI इनटेक है, साथ ही इसका ब्लंट राउंडेड नोज कोन होगा। हालांकि दोस्तों टेडबीएफ का ये जो नया डिजाइन है वो ओरिजिनल एंगल रेडोम की तुलना में एक छोटा रडार क्रॉस सेक्शन पेश करेगा, लेकिन इससे एक ज्यादा इंटरनल स्पेस मिलेगा इस फाइटर जेट में इक्विपमेंट्स और एवियनिक्स को इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि नया कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके की प्रदर्शन और क्षमताओं की पेशकश करेगा। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों को अपने फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट यानी कि FLRAA प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सेना के US-60 ब्लैक हॉक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और AS-64 अपाचे असॉल्ट हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े को बदलना है। हालांकि भारत ने इस ऑफर पर ज्यादा चर्चा नहीं की। FLRAA प्रोग्राम अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। नए हेलीकॉप्टरों को मौजूदा ब्लैक हॉक और अपाचे हेलीकॉप्टरों की तुलना में अधिक रेंज, गति और सर्वाइविलिटी प्रदान करने की आवश्यकता है। अमेरिकी सेना पहले ही FLRAA प्रतियोगिता के विजेता के रूप में बेल V280 विलोर टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर को सेलेक्ट कर चुकी है। वहीं भारत की बात करें तो भारत अपने मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH को विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य Mi-8 और Mi-17 हेलीकॉप्टर को बदलना है। और भारत का IMRH प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और HAL कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी का इंतजार कर रहा है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि HAL और साफरान के बीच नए हेलीकॉप्टर इंजन पर काम शुरू भी कर दिया गया है, जो कि IMRH को पावर देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अदन के तट पर अपने 2 मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर तैनात कर दी हैं और इंडियन नेवी ने रेड सी के मुहाने पर सोमालियाई डाकुओं द्वारा जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको निशाना बनाने के मामले को कम करने के लिए डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि को तैनात किया है। वहीं अदन के तट पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता को तैनात किया है। भारत सरकार ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स को आर्माडा एयरबेस को एक्टिव करने के लिए बातचीत शुरू की है। ये कलाईकुंडा के बाद भौगोलिक रूप से रणनीतिक रूप से स्थित एयरबेस है
ये इंडियन एयरफोर्स की लंबी दूरी की स्ट्राइक फोर्स को लॉजिस्टिक के साथ समायोजित कर सकता है और साथ ही ये जो एयरबेस है वो चीन के S-6K की ALCM की रेंज से सुरक्षित दूरी पर भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मिलिट्री इंटेलिजेंस में महिला अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा और इस पर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। भारतीय सेना जो कि अपनी कॉम्बैक्ट और कुछ कॉम्बैक्ट सपोर्ट आर्म को छोड़कर महिला अग्निवीरों को भर्ती करने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक अध्ययन भी चल रहा था जो पूरा हो गया है। रक्षा मंत्री के सामने इसके बारे में जानकारी दी गई है। सेना में इन्फेंट्री आर्म्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट आर्म्स है जिनमें की महिलाओं की एंट्री नहीं है। हालांकि कॉम्बैक्ट सपोर्ट आर्म में महिला अधिकारी जरूर है और इसी साल दोस्तों आपने देखा होगा कि आर्टिलरी में महिला अधिकारियों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि महिला अग्निवीरों को मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात किया जा सकता है और सेना के अधिकारियों ने यह भी कहा कि महिला अग्निवीर जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और अपना काम अच्छे से कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में चाइना के बारे में लिखा है। साथ ही उन्होंने दोस्तों इसमें यह भी लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकायदा उन्हें फोन किया था और कहा कि प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है, जो उचित है वो करो। यानी कि सेना को दोस्तों फुल कंट्रोल दे दिया था, अगर चाइना कोई भी हिमाकत करता है तो निसंदेह रूप से आगे बढ़ जाओ, और ये पूरी तरीके से एक सैन्य फैसला ही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी है T-90 टैंकों के ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर्स के लिए, जिन्हें कि 1200 मौजूदा T-90 टैंक्स और 475 T-90 टैंक्स जो अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर मूविंग टारगेट्स के खिलाफ एक बेहतर इंगेजमेंट प्रदान करेगा और डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर टैंक के राउंड्स की ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करेगा, जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर आधारित होगा, जैसे कि टेम्परेचर और विंड स्पीड क्या है। दोस्तों, कुछ सैटेलाइट्स तस्वीरों से पता चला है कि चाइना ने बांग्लादेश में अपनी नेवल बेस का निर्माण पूरा कर लिया है और अगर ये तैयार हो जाता है तो चाइना की नौसेना की जो वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं उनको यहाँ पर लॉजिस्टिकल जो एक्सेस है वो मिल जाएगा इस बेस के माध्यम से। एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है दोस्तों, भारत को अब अपने पड़ोसी देशों को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो हमें चारों तरफ से चाइना जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है उसकी जो चाल है वो सफल होती हुई नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है अपने अनुराधा मल्टी फंक्शनल फेस्ड एरे रडार सिस्टम के की कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए, जो कि एरियल टारगेट्स को ऑटोमेटिक रूप से डिटेक्ट कर सके, वो भी 400 किलोमीटर की रेंज में और 360 डिग्री का कवरेज प्रदान कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, असम राइफल को LAC पर डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी कि असम राइफल चीन के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात होगी और अगले कुछ महीनों में असम राइफल के 70% से अधिक सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है। असम राइफल में 46 बटालियन है और 65,000 से अधिक सैनिक हैं। इसमें से 20 बटालियन भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा में शामिल है और 26 बटालियन उग्रवाद विरोधी भूमिकाओं में शामिल है, जिनमें 2 जम्मू और कश्मीर में भी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिकी पैट्रियट का इस्तेमाल करके रशिया की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को मार गिराया है। इस मिसाइल को दोस्तों रशिया अजय मानता है, लेकिन दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों को तो हवा में तबाह किया ही नहीं जा सकता। लेकिन यूक्रेन की तरफ से ये जो खबर आई है वो रशिया के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि उनकी सेना ने एक X-47M किंजल मिसाइल को कीव के ऊपर ही तबाह कर दिया। हालांकि रशिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया और हम भी अभी इस बात की पुष्टि नहीं करते कि यूक्रेन का दावा सही है, क्योंकि किंजल मिसाइल दोस्तों बहुत घातक मिसाइल है। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों और इसकी स्पीड मैक 10 है, रेंज है 2000 किलोमीटर तक। रशिया इसको अक्सर अपने MiG-31 फाइटर जेट से ही दागता है। आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन सही बोल रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने एक ऐसी तकनीक का पेटेंट कराने का दावा किया है जो इंडक्टिव चार्जिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV को वायरलेस तरीके से रिचार्ज कर सकती है। रशिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेटेंट सम्राट अलेक्जेंडर 1 के सेंट पीटरबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कि कॉम्बैक्ट UAV की एक प्रणाली शामिल है। पेटेंट में कहा गया है कि UAV की रक्षा करने और हवाई और जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उड़ान में रिचार्ज किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि यह आविष्कार केवल सिंगल टैंकर UAV नहीं है, बल्कि वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त करने के उपकरणों के साथ दूर से नियंत्रित विमानों का एक पूरा परिवार है। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।